नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के हेडलाइंस के साथ। देश भर में उड़ा रंग बिरंगा गुलाल, लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी, नाच गानों के साथ हुआ जश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं। भारत के 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंचे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। इजराइल के ईरान के भावी सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ी धमकी, कहा निशाने पर होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। संघर्ष का 5वां दिन आज। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास को किया विफल। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की और मजबूत। भारतीय सेना की 16वीं कोर कर रही है जमीनी और हवाई निगरानी। आईसीसी टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत। प्रतियोगिता में अब तक अजेय रही है दक्षिण अफ्रीका। और अब विस्तार से समाचार। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत के बाद आज शाम होने वाली राजकीय अंत्येष्टि को फिलहाल टाल दिया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है। दूसरी तरफ बारूद प्रहार के बीच ईरान ने एक बार फिर मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि इन मिसाइलों को इजरायल की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ईरान ने इजरायल के वेस्ट बैंक और तेल अवीव शहरों को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन इन मिसाइल हमलों को इजरायल की तरफ से नाकाम कर दिया गया। 28 फरवरी से जारी ये संघर्ष अब 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और हर बदलते दिन के साथ ये संघर्ष और विकराल होता जा रहा है। ईरान के साथ संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो वो हम पर हमला कर देता, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमार लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। It was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 17 जहाज तबाह कर दिए हैं। एक पनडुब्बी भी तबाह हो चुकी है। इस ऑपरेशन में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। करीब 200 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर लगातार हमला कर रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और ड्रोन को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच फ्रांस ने जंगी जहाज भूमध्य सागर भेजने का आदेश दिया है। चार्ल्स डिगॉल और फ्रिगेट ईरान के पास तैनात होंगे। फ्रांस ने राफेल और हवाई रडार प्रणाली तैनात कर दिए हैं। इस बीच तेहरान में आज भी हुए कई हमले और अब तक 800 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। अमेरिकी सैन्य कमांडर का कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में अब तक लगभग 2000 ठिकानों पर हमले किए हैं। Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है। बारूद प्रहार के बीच ईरान ने एक बार फिर मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि इन मिसाइलों को इजरायल की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया। ईरान ने इजरायल के वेस्ट बैंक और तेल अवीव शहरों को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन इन मिसाइल हमलों को इजरायल की तरफ से नाकाम कर दिया गया। 28 फरवरी से जारी ये संघर्ष अब 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और हर बदलते दिन के साथ ये संघर्ष और विकराल होता जा रहा है।
ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री काज ने धमकी दी है कि जो भी ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाएगा वो हमारे निशाने पर होगा। काज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ईरानी शासन द्वारा नियुक्त हर वो नेता जो इजराइल को नष्ट करने, अमेरिका और स्वतंत्र दुनिया व क्षेत्र के देशों को धमकी देने और ईरानी जनता को दबाने की योजना को आगे बढ़ाएगा वो उसके निशाने पर होगा। इससे पहले मंगलवार को इजराइल ने उस इमारत को निशाना बनाया था जो ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपोर्ट से जुड़ी बताई जाती है। ये संस्था देश के नए सुप्रीम लीडर का चयन करती है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों में दोनों देशों का नुकसान हुआ है। बात इजराइल की करें तो इजराइल ने ईरान पर अपने हमलों को ऑपरेशन रोरिंग लॉयन का नाम दिया है, लेकिन इस ऑपरेशन के तीसरे दिन ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 60 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 59 मामूली रूप से घायल हुए हैं। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तीसरे दिन ईरान के मिसाइल हमलों से प्रभावित जगहों पर इजराइल की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्था मैगन डेविड एडोम MDA को राहत के लिए भेजा गया। इस दौरान घायलों को MDA, EMT और पैरामेडिक्स ने चिकित्सा उपचार प्रदान किया और कुल 60 हताहतों को इजराइल के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की शुरुआत से लेकर अब तक मैगन डेविड एडोम टीमों ने स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं और 369 हताहतों को अस्पतालों में पहुंचाया है। इनमें से 10 की मौत हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा है कि ईरान तेजी से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को बढ़ा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सहयोगी देशों को खतरा है। Mission is very simple. It's twofold. We take out their ability to launch ballistic missiles and to produce ballistic missiles, and we downgrade their navy. That's it. That's what we're doing. It's short in scope. It does not violate the law in any way. It was explained here very well. श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से कथित हमले के बाद बड़ा हादसा सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कम से कम 101 लोग लापता हैं, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी श्रीलंका की नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी युद्धपोत आयरिस सेना से संकट संदेश मिलने के बाद श्रीलंकाई नौसेना तुरंत अपने जहाज श्रीलंकाई नौसेना ने रवाना किए। युद्धपोत ने गौलतट से लगभग 40 समुद्री मील दूरी तकनीकी पर खराबी की सूचना दी थी। बचाव अभियान के तहत घायल ईरानी नौसैनिकों को समुद्र से निकालकर किनारे लाया गया। इनमें से 32 को इलाज के लिए कैरापेटिया टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार एक नौसैनिक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य को मध्यम और हल्की चोटें आई हैं। समुद्र में लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। फिलहाल घटना के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में जहाज पर हमले की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद से उम्रा के लिए सऊदी अरब गए यात्रियों की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। जंग जैसे हालात के कारण जेदा में फंसे करीब 150 से 200 यात्री कल देर रात अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। अपने परिवारों से मिलते ही कई लोग भावुक हो गए और एयरपोर्ट का माहौल भावनाओं से भर गया। सरकार की पहल पर इन यात्रियों को वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। अहमदाबाद से जेदा के लिए एक खाली विमान भेजा गया था, जो सभी यात्रियों को लेकर सुरक्षित भारत लौट आया। बताया जा रहा है कि हालात बिगड़ने के बाद यात्री लगातार मदद के लिए संपर्क में थे, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई। भारत लौटने वालों ने सरकार का आभार जताया और कहा कि भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरंत कार्रवाई की बदौलत उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। रमजान के पवित्र महीने में अपने वतन लौटना यात्रियों के लिए बेहद खुशी और राहत की बात रही। यात्रियों ने हज कमेटी और उसके पूर्व चेयरमैन का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने लगातार संपर्क में रहकर मदद पहुंचाने की कोशिश की। उमरा में मेरी बहन गई थी और इसके साथ में टोटल 45 जने थे और वहाँ पे 28 तारीख को रिटर्न फ्लाइट थी उनकी जिद्दा से। जिद्दा में जैसे एंटर हुए फ्लाइटें कैंसिल हो गई युद्ध के हिसाब से। सरकार से मदद मिली कि ये लोगों को यहाँ ला दिया। 2 ही दिन के अंदर बोलने के बाद 2 ही दिन में इन्होंने एडजस्ट करके सबको यहाँ ला दिया। 45 जने। सरकार ने ये स्पेशल फ्लाइट भेजी हुई है। ये एक्चुअली ये फ्लाइट सरकार के रूट में नहीं थी। 10 फ्लाइट स्पेशली भेजी हुई है भारत से जिद्दा की और जिद्दा में जो मक्के में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ सरकार का, बहुत शुक्रगुजार हूँ। भारत सरकार को खूब 1000 बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे तहे दिल से उनका शुक्रिया भारत सरकार का, जिन्होंने 220 पैसेंजर को वहाँ से फंसे हुए थे उनको लेकर आई
भारत सरकार। हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी है, अमित शाह जी है, कहना मतलब इन सब की भी हमने यहाँ जो बैठे हुए थे उन्होंने मेहनत की है और आज हमारी फ्लाइट हमारे वतन आ सके हैं सर। मोदी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मोदी जी ने इंडिगो भेजी। मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छे। आई लव माई इंडिया। बहुत खुशी हो रही है हमें बहुत है ना, फैमिली के साथ मिलकर। यहाँ की भारत सरकार ने सपोर्ट करा और फ्लाइट चालू कराई। अभी आज आए हैं, एक का नंबर आया फ्लाइट उनके अंदर, तो एक करके आ रहे हैं अलग अलग। नहीं तो हमको आशा नहीं थी कि हम आएंगे, क्योंकि सायरन बहुत बजती थी उधर। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त मिलिट्री अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में टेक्निकल इंटरऑपरेटिबिलिटी को सुदृढ़ करना और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और प्रभावी बनाना है। अभ्यास के दौरान समन्वित हमला अभ्यास, क्लोज क्वार्टर बैटल प्रशिक्षण और सटीक युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से दोनों सेनाएं संयुक्त तैयारी को मजबूत कर रही हैं, परिचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत कर रही हैं, तरीकों को बेहतर बना रही हैं और पेशेवर विशेषज्ञता का आदान प्रदान कर रही हैं। ये अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और सतत रक्षा सहयोग के माध्यम से साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भिम्बर गली क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। भारतीय सेना की 16 कोर ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और निरंतर निगरानी के आधार पर आज सुबह नियंत्रण रेखा के साथ भिम्बर गली क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला। निर्णायक कार्रवाई करते हुए और उत्कृष्ट सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क जवानों ने शीघ्रता से जवाबी कार्रवाई की और घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। 16 कोर के मुताबिक इलाके में सेना की तैनाती और मजबूत कर दी गई है। जमीनी और हवाई निगरानी लगातार जारी है और पूरे क्षेत्र में सेना पूरी तरह से सतर्क है। म्यांमार में साहित्यिक कृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित भारत सरकार की सहायता से निर्मित सरसों बेकमान साहित्यिक केंद्र का आज यांगोन में उद्घाटन किया गया। म्यांमार के प्रधानमंत्री यूनो साव और भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साहित्यिक केंद्र के उद्घाटन समारोह में शामिल होना उनके लिए एक सम्मान की बात है। एस जयशंकर ने कहा कि ये केंद्र हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है और इससे म्यांमार के साहित्य को संरक्षित करने के साथ साथ रचनात्मक लेखन को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार सदियों से आध्यात्मिकता, रिश्तेदारी और भूगोल के साथ साथ भाषा और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म और पाली भाषा एवं साहित्य के दक्षिण एशिया में प्रसार के साथ साथ ये अपने साथ विचार, ग्रंथ और साझा बौद्धिक विरासत लेकर आए। भूटान के विदेश मामले और बाहरी मंत्री लेओनपोन डी.एन. ढुंगेल के नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास और सद्भावना पर आधारित हैं। ढुंगेल की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण साझेदारी को और गति मिलने की उम्मीद है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। और अब बात रंगों के त्योहार होली की।
पूरा देश आज होली के रंगों में डूबा हुआ है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। काशी से लेकर वृंदावन तक रंगों की अलग ही छटा है। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैसे देश के कोने कोने में होली का उल्लास देखते ही बनता है। तस्वीर देश के 6 शहरों से है। शहर अलग अलग हैं, राज्य अलग हैं, लेकिन जोश एक है, रंग बरसे। पूरे देश के साथ साथ मथुरा वृंदावन में भी होली का उत्सव अपने चरम पर है। यहाँ की होली का रंग और उल्लास कुछ अलग ही नजर आ रहा है। हर गली, हर चौक और हर मंदिर परिसर रंगों से सराबोर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जो टोलियों में अलग अलग स्थानों की ओर रवाना हो रही है। ढोल, मंजीरे और होली के पारंपरिक गीतों की गूंज के बीच लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं। भक्ति और उमंग का अनोखा संगम यहाँ साफ महसूस किया जा सकता है। मथुरा में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने एक ऐसे ही समूह से बातचीत की। समूह के लोगों ने गीत संगीत के माध्यम से बताया कि उनके लिए होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी आस्था का प्रतीक है। जग होरी ब्रज हो रहा, जी हाँ बिल्कुल सही। जग में अगर होली होती है तो ब्रज में हो रहा होता है और लगभग 40 दिन का ये पूरा फेस्टिवल होता है और एक अलग आनंद और प्रफुल्लित लोग होते हैं ब्रज में। और इसको जानने के लिए, समझने के लिए देश दुनिया के लोग एकत्रित होते हैं। ना सिर्फ देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं होली के दौरान, और मानो ऐसा लगता है कि एक लघु भारत की तस्वीर इस ब्रज की धरती पे समा गई हो। और जब होली परवान चढ़ती है सुबह से, तो दोपहर बाद ब्रज के लोग टोलियों में बट जाते हैं और अलग अलग टोलियों में जाकर गीत संगीत का आनंद लेते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं इस प्रेम सौहार्द के रंग में रंगने के लिए। हमारे पास एक ऐसी ब्रज की टोली है और देखिए सभी लोग, हर उम्र के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं और अलग उत्साह है और गाने बजाने के साथ आप हमारे बीच में हैं। और ये वो ग्रुप है जो अलग अलग जगह से है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रज की क्या खासियत, आखिर क्या वजह है कि ब्रज में लोग आके बसते हैं, ब्रज की संस्कृति को समाहित करते हैं। दुनिया जानना चाहती है और होली का मौका तो खासकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज में जैसा कि बोला जाता है, मथुरा में स्पेशली ये कृष्ण की नगरी है और कृष्ण की नगरी बहुत शांति प्रिय होती है। यहाँ पे एक बार कोई आ गया तो यहाँ से जाने का उसका मन नहीं करता। चलिए सबसे पहले एक बार एक ब्रज का गीत कोई प्रारंभ करें, कोई एक ब्रज का गीत स्टार्ट करिए। जय हो जय हो। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बलजोरी 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 रे रसिया। आज ब्रज में होली रे, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बलजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बलजोरी रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। तो देखा कि आपने ब्रज के रंगों में सराबोर ये लोग लगातार गीत संगीत की धुनों पर इसी तरह से लगातार ब्रज की सड़कों पर जा रहे हैं और एक ही संदेश, प्रेम का, सौहार्द का। और ये संदेश सिखाता है कि प्रेम सौहार्द के धागे से रिश्ते अटूट होते हैं। तो कुल मिलाकर कहें, एक अलग सौहार्द के साथ पूरे देश में होली की तस्वीर नजर आ रही है और ब्रज की तस्वीर उसमें से खास है। मथुरा से कैमरामैन संदीप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंद्रकोट में सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने बड़े जोश के साथ होली मनाई। अधिकारी, जवान और उनके परिवार के सदस्य रंगों के त्योहार का आनंद लेने के लिए एक साथ आए। इस कार्यक्रम में एकता और खुशी की भावना दिखाते हुए शानदार जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ 84 बटालियन कमांडेंट ने कहा कि होली हमारे यहाँ एक बड़ा त्योहार है और सब हर साल इसी तरह मिलजुल कर होली मनाते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत कलरफुल, जॉयफुल फेस्टिवल है, जिसमें हर आदमी जो है फेस्टिव मूड में आ जाता है। सीआरपीएफ की जो
जवानें हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी लोग घर से दूर रहते हैं। तो हमने आज का दिन जो है सभी लोग उस जो फेस्टिवल को मिस ना करें, इसी तरह से ड्यूटी के साथ साथ जो भी लोग कैंप में अवेलेबल है, हम लोग मिलकर के एक कार्यक्रम, होली का कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग ऑफिसर्स, एसओज, जवान, बहादुर जवान, सभी फैमिली जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, सब मिलकर एक दूसरे को रंग लगा करके अपना होली का जश्न मना रहे हैं। पूरे देश के साथ साथ मथुरा वृंदावन में होली का उत्सव अपने चरम पर है। यहाँ की होली का रंग और उल्लास कुछ अलग ही नजर आता है। हर गली, हर चौक और हर मंदिर परिसर रंगों से सराबोर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जो टोलियों में अलग अलग स्थानों की ओर रवाना हो रही है। ढोल, मंजीरे और होली के पारंपरिक गीतों की गूंज के बीच लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं। भक्ति और उमंग का अनोखा संगम यहाँ साफ महसूस किया जा सकता है। मथुरा में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने एक ऐसे ही समूह से बातचीत की। समूह के लोगों ने गीत संगीत के माध्यम से बताया कि उनके लिए होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी आस्था का प्रतीक है। और पूरे देश में होली के पर्व की धूम है। बात करें बनारस की तो यहाँ के सबसे व्यस्ततम चौराहे गोदौलिया पर हर तरफ युवा नाचते, थिरकते और रंगों से सराबोर नजर आए। शहर के बाकी हिस्सों में भी होली के मौके पर अलग ही माहौल है। लोग अपने घरों से पकवान और ठंडाई बनाकर एक दूसरे के साथ होली मना रहे हैं। बनारस के लोगों से टीडी न्यूज़ संवाददाता हरिकेश बहादुर ने बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है और आज होली के दिन तो देखने लायक है कि किस तरह से लोग होली के उत्साह में हैं। हजारों की संख्या में लोग नाच रहे हैं डीजे की धुन पर। और मैं इस समय हूँ, एक कॉलोनी है जिसमें कि देखिए किस तरह से कॉलोनी के लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा मिलकर होली मना रहे हैं। आप यहाँ पे होली मना रहे हो अपने कॉलोनी के लोगों के साथ, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही मजा आ रहा है और हम हर साल ऐसे ही होली सेलिब्रेट करते हैं और सबके साथ नई नई रेसिपीज और नए नए डिशेस खाते हैं और रंगों के साथ एंजॉय करते हैं। थैंक यू। आप क्या कहेंगी जो आप लोग मिलके होली मनाते हैं इस तरह से? जब से हम लोग होली मिलके बनाने लगे हैं तब से और ही मजा आने लगा है। सब लोग एक साथ कुछ ना कुछ बना के लाते हैं, तरह तरह का सामान, तो सब लोग मिल के खाते हैं तो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो, हैप्पी होली सभी को। और हम लोग सब लोग मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, नाचने गाने सब तरह से एंजॉय होता है। ये यहाँ पर लोग होली खेल रहे हैं और आप क्या कहोगे? हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्या बताओगे जो आप लोग कॉलोनी वाले मिलके? बहुत अच्छा लगता है, हर साल हम लोग ऐसे ही कॉलोनी में सब लोग मिल के होली मनाते हैं। सब लोग अपने घर से खाना पीना लाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए हर जगह। देखिए जो युवा है उनको लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि होली सोसाइटी के हिसाब से मिलजुल के मनाना चाहिए। इसमें अपने लोगों के बीच में आत्मीयता और प्यार पनपता है और भाईचारा, जो बेसिक हमारा फाउंडेशन है भाईचारा, उसका ये बहुत बड़ा योगदान मिलता है इसमें। ये सबसे अच्छी बात है कि इस समय जो होली का समय लोग अपने घरों में आते हैं। और ये एक हैं अमित श्रीवास्तव जो कि सिंगरौली से खास आए हैं होली के। क्या कहेंगे आप अपने कॉलोनी वालों के साथ जो होली मना? सर, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और सबको पहले तो हैप्पी होली। और ये होली हमेशा खास होती है, इसलिए हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि होली के समय में अपने घर, अपने बनारस रहें। और होली ऐसा त्योहार है कि जिसमें मिलजुल कर ही बिताया तो ही अच्छा लगता है। इनके कहने का जो एहसास है कि सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक खास ख्याल रखा गया है रंगों का। जो रंग हैं वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हो रहा है, केमिकल जो रंग है उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और होली खेली। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को उत्साह और उमंग के इस पावन पर्व की बधाई भी दी। उन्होंने कहा, आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति और हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति कर रहा है। उमंग के इस पावन पर्व की, समरसता के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं।
हजारों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करके भारत की ऋषि परंपरा ने, पूर्वजों ने जिस थाती को सौंपा है उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, वह क्या बुजुर्ग है, क्या युवा है, क्या महिला है, क्या पुरुष है, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।